हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ई लर्निंग विद दुर्गेश। स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। हम फ्रेंड आज डिस्कस करने वाले हैं 2018 दिसंबर के पेपर के बारे में। सीटेट की परिप्रेक्ष्य में क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही हैं फ्रेंड। इसमें हम डिस्कस करेंगे 2018 में आए हुए जो भी प्रश्न हैं उनसे उनको डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ से आपकी आगामी सीटेट की परीक्षा में कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड। तो आई होप आप लोग सभी लोग जुड़ जाएँ। इस बार वीडियो को शेयर करिएगा सभी लोग, जैसे जैसे जुड़ते जाएं वीडियो को शेयर करते चलिएगा फ्रेंड। क्लास को प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चलिए जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? ध्यान, उत्तेजना, स्मृति या डर। पूछा जा रहा है कौन सा एक संवेग है। तो बात संवेग की हो रही है फ्रेंड। तो संवेग को आप जानते हैं कि हम इंग्लिश में इमोशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। तो आप समझ चुके हैं। जी हाँ, कौन सा एक संवेग है? तो देखिए, संवेग और मूल प्रवृत्ति मतलब मूल प्रवृत्ति क्या है? संवेगों के बाद बालक जो व्यवहार प्रदर्शित करता है उसे हम मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार करते हैं, या उसे ही मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान, उत्तेजना और स्मृति ये सारे मूल प्रवृत्तियाँ हैं, सिवाय डर के। तो डर यहाँ पर फ्रेंड एक संवेग है, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। डी द राइट आंसर। डी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही है फ्रेंड। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग जुड़ेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के फ्रेंड अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, क्योंकि जितने प्रश्न आपके सही होंगे तो आपकी आगामी परीक्षा में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो पावर होगा वो उसमें क्या है, थोड़ा सा वृद्धि होगी और आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आगे, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बच्चे की समझ को सबसे अच्छे तरीके से स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। बी, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण नहीं प्रदान करता है। सी, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित या अनावर्तन ज्ञान है। बच्चों का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। आई होप आप सभी लोग इसका जवाब बिल्कुल सही देंगे, क्योंकि यह बिल्कुल हमारे दैनिक जीवन स्तर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए आई होप आप सभी के जवाब इसके निश्चित तौर पर बिल्कुल सही होंगे। एक बच्चे की समझ के बारे में कौन सा विकल्प सबसे अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर रहा है? इस प्रश्न को आंसर कमेंट करेंगे, बताइए इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ, देखिए, गाय को कभी नहीं देखा है, गाय की चर्चा तो हो नहीं रही है। अनावश्यक बातों से हमें बचना है फ्रेंड, अनावश्यक विकल्पों से बचना है। यहाँ पर सबसे जो सही विकल्प है, सबसे सटीक विकल्प है, वह है बच्चों का जवाब दूध बूथ से खरीदने के अनुभव पर आधारित है। कहने का मतलब फ्रेंड कि बच्चा जो बातें कर रहा है या जो समझ प्रकट कर रहा है वह केवल उसके दूध बूथ के अनुभव तक ही सीमित है। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। डी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सुधार करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो अधिगम सुधार की बात हो रही है फ्रेंड। ए, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। आई होप इस क्वेश्चन के जवाब मैं चाहूँगा मेरे सभी साथी बिल्कुल सही आंसर कमेंट करें, क्योंकि यह पेडागॉजी का ऐसा सेक्शन है, ऐसा प्रश्न है जिसके जवाब आई होप आप सभी लोगों के बिल्कुल सही होने चाहिए। आप सभी लोगों ने यदि अपने प्रशिक्षण के दौरान शिक्षण कार्य किया होगा तो निश्चित तौर पर आपके जवाब इसके लिए बिल्कुल सही होंगे। बात हो रही है अधिगम में सुधार की। जी हाँ फ्रेंड, अधिगम में सुधार करने की बात हो रही है, न कि शिक्षण की बात हो रही है। इसलिए ध्यान से आंसर कमेंट करेंगे। हमारे काफ़ी सारे साथी जी हाँ अलग अलग जो आंसर कमेंट कर रहे हैं उनके जवाब सही नहीं हैं। यहाँ बात हो रही है अधिगम में सुधार करने की, न कि शिक्षण में सुधार करने की बात हो रही है। तो शिक्षण में सुधार करने के लिए कहता तो विकल्प नंबर डी जवाब होता, लेकिन बात अधिगम में सुधार की हो रही है, इसीलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि नियमित मूल्यांकन करना या मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करना के द्वारा हम अधिगम सुधार को और भी अच्छे तरीके से जो है परिभाषित कर सकते हैं। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी द राइट आंसर, सी इसका बिल्कुल सही कमेंट। अगला, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं।
पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरीके से निर्धारित होती है। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन फ्रेंड। अगर आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जवाब आपका बिल्कुल सही होगा। जी हाँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फटाफट बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, आंसर कमेंट करेंगे। फटाफट आंसर कमेंट करें फ्रेंड, इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ, बिल्कुल मैंने आपको बताया है, एक बालक का विकास, एक वयस्क का विकास वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। कहने का मतलब कि विकास के कुछ पहलू में अंशानुक्रम और कुछ पहलू में पर्यावरण अधिक प्रभावित होता है। इसलिए विकास, ये जो परसेंटेज फ्रेंड वो 90 और 10 का है, 90 और 10 का जो अनुपात है, इसके द्वारा एक बालक के विकास और आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव होता है। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे, कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। नहीं को ध्यान दीजिएगा। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। या नहीं कह रहा है, ये तो बिल्कुल सही है, ये आपने जाना भी है कि ये कहा है पियाजे ने। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, इसका एग्जाम्पल उन्होंने अपनी 4 अवस्थाओं के माध्यम से बताया है, तो ये भी सही है। बच्चे अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय खोजबीन करता होते हैं या नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। यह जीन पियाजे के सिद्धांत से इतर, यह विकास के सिद्धांत से संबंधित है। विकास के सिद्धांत से संबंधित है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए द राइट आंसर। इसका संबंध जीन पियाजे से नहीं है फ्रेंड। चलिए अगला, कौन सी क्रिया पूर्व संक्रियात्मक विचार को प्रदर्शित नहीं कर रही है। या कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। अहम मान्यता, अनुत्क्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति या प्रतीकात्मक विचार का विकास। आंसर कमेंट करेंगे। कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है। नहीं है को ध्यान दीजिएगा, ध्यान से आंसर कमेंट करेंगे, निश्चित तौर पर जवाब सही होगा। पहले बात कर लेते हैं, इसकी आयु सीमा होती है 2 से 7 वर्ष। जी हाँ, 2 से 7 वर्ष की आयु सीमा होती है। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष से 16 वर्ष है। पहले एक बार इसको पूरे तरीके से परिभाषित कर देते हैं कि इंद्रिय जनित या सेंसरी मोटर स्किल जिसको कहते हैं हम, इसकी आयु सीमा 0 से 2। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी आयु सीमा जो होती है वो होती है 2 से 7, और ये जो कि दिया भी है। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जिसकी सीमा 7 से 11 वर्ष, और उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है जिसकी आयु सीमा है आपकी 11 से 15 वर्ष या 16 वर्ष कहने को मिलते हैं। 16 वर्ष या 17 वर्ष, अलग अलग किताबों में अलग अलग इसका उल्लेख है। तो विकल्प नंबर, जी हाँ, विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रतीकात्मक जो विचार का जो विकास होता है वह पहली अवस्था मतलब सेंसरी मोटर अवस्था में होता है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब। बाकी अहम मान्यता, अतुलक्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ये सारे जो विचार है फ्रेंड वह पूर्व संक्रियात्मक में विकसित हो जाते हैं। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। व्यक्तिगत अधिगम, दक्षता समूह बनाना, छात्रों की लेवलिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना या रैंकिंग, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ रैंकिंग। तो देखिए फ्रेंड, जिस विकल्प में आपका करके सीखना आ गया, क्योंकि करके सीखना यह कह सकते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा का एक पासवर्ड है करके सीखना, जिसके प्रतिपादक के तौर पर आपके जॉन डेवी का नाम प्रसिद्ध है। जी हाँ, जॉन डेवी का नाम प्रसिद्ध है, और जॉन डेवी की एक फेमस पुस्तक है फ्रेंड, द एजुकेशन एंड सोसाइटी, जो काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, एजुकेशन एंड सोसाइटी की जो पुस्तक है वह जॉन डेवी ने लिखा है, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब प्रगतिशील शिक्षा के जो जनक हैं वह भी आपके जॉन डेवी हैं। तो करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना, यह है प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है या सबसे अच्छा उदाहरण फ्रेंड। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा एक बार। और जो भी साथी हमारे संस्था से जुड़ना चाहते हैं, प्ले स्टोर पर ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करके हमारे ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप को आपको
यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या अन्य सभी भर्ती परीक्षाएं जैसे केवीएस, DSSB, लेखपाल, रेलवे, अन्य सभी परीक्षाओं संबंधित हस्तलिखित एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। यदि आप इच्छुक हैं फ्रेंड तो प्ले स्टोर पर जाकर ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करेंगे और सारी जानकारी आपको वहाँ से, सारी चीज़ें वहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो निश्चित तौर पर स्वयं डाउनलोड करिएगा और सभी साथियों तक सूचित करिएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश प्ले स्टोर पर आपको इंस्टॉल करना है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? ए, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। जीवन का सच्चा शिक्षक है। स्कूल शिक्षा का यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। शिक्षा स्वयं ही जीवन है, इस कथन के बारे में कौन सा फैक्ट बिल्कुल तथ्य है, कौन सा जो है आपका जो विकल्प है वह बिल्कुल फैक्ट कर रहा है इस तथ्य को, इस कथन को, मतलब कह सकते हैं इस कथन को कौन सा जो है विकल्प है जो अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, वर्णन कर रहा है इसका। तो विकल्प नंबर ए आप देखें तो स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। कहने का मतलब फ्रेंड क्या होता है कि स्कूल में हम, विद्यालय में हम समाज तथा प्राकृतिक दुनिया के बारे में शिक्षक द्वारा उसके प्रतिबिंब से परिचित होते हैं, उसके अलग अलग रूपों से परिचित होते हैं, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? यहाँ कोहलबर्ग पासवर्ड है, नैतिक विकास का सिद्धांत इनका है, जो सिद्धांत इन्होंने दिया है, तो नैतिक इनका पासवर्ड है। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। बताएं फ्रेंड इसका सही जवाब क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे कि कोहलबर्ग के अनुसार इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करिएगा जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में। सभी साथियों के आंसर निश्चित तौर पर सही होने चाहिए। जी हाँ, तो लॉरेंस कोहलबर्ग का मत है फ्रेंड कि संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन होता है, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सी द राइट आंसर। सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही है। आगे, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जिसको कह लीजिएगा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो आपको मैंने बार बार बताया है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का संबंध होता है कि जब बच्चों के द्वारा स्वयं के प्रयास तथा उलझ जाने के पश्चात सहयोग कर समस्या का समाधान ढूंढने की जो प्रक्रिया होता है, इसे ही हम पूरा करते हैं। मतलब उलझ जाने के बाद समस्या समाधान और बच्चे के बीच का जो क्षेत्र होता है, खाली क्षेत्र होता है, इसे हम लोग ZPD कहते हैं। इसे हम ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र और निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, इन अलग अलग नामों से जाना जाता है। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ए द राइट आंसर। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। उभय लिंगी व्यक्तित्व की बात हो रही फ्रेंड, उभय लिंगी व्यक्तित्व की बात हो रही है, तो उभय लिंगी व्यक्तित्व का मतलब यहाँ पर आपके मनोविज्ञान के संदर्भ में उभय लिंगी व्यक्तित्व के बारे में पूछा जा रहा है। आई होप आप सभी लोग के आंसर बिल्कुल सही होंगे। उभय लिंगी व्यक्तित्व के तौर पर उसे जाना जाता है जो आमतौर पर मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, जो आमतौर पर जिसमें आमतौर पर मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। कहने का मतलब फ्रेंड क्या होता है, जो पुरुषों तथा स्त्रियों के समान व्यक्तित्व का प्रदर्शन करता है। मतलब क्या है कि स्त्रियों की तरह उसकी जो विचार हो स्त्रियों की तरह कोमल हो, मतलब स्त्रियों की तरह जो है शांत हो और सुरीले हो, और साथ ही साथ पुरुषों की तरह उसमें जो है कठोर हो, कड़वाहट भी हो, और मतलब क्या है तीव्र भी हो। तो इस प्रकार से दोनों गुणों को प्रदर्शित करे, समन्वित हो दोनों गुणों का, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे उभयलिंगी व्यक्तित्व। आगे, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। किसको छोड़कर? अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। क्या संस्कृति को छोड़कर, क्या ट्यूशन को छोड़कर, क्या मीडिया को छोड़कर, क्या सामाजिकरण को छोड़कर? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको VI को रखिएगा। यह क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है आपसे कि बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं। तो आप सभी को पता है कि ट्यूशन इस प्रकार की कोई बाध्यता को प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए यही जवाब है। बाकी संस्कृति, मीडिया, सामाजिकरण, ये सारी लिंग भूमिका ग्रहण कराते हैं। बाकी विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानवीकृत परीक्षणों की आलोचना। जी हाँ फ्रेंड, मानवीकृत परीक्षणों की आलोचना में
आलोचनाओं में से यह एक है कि परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती होते हैं, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। बता फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? फटाफट सभी साथियों के जवाब मैं चाहूँगा कि बिल्कुल सही हो। जी हाँ, मानवीकृत परीक्षण की बात करें फ्रेंड तो यह बिल्कुल सत्य बात है कि ऐसा परीक्षण जिसमें वह मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करे और इसलिए पक्षपाती हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, यह हमारा मानवीकृत परीक्षण की आलोचना कर रहा है। विकल्प नंबर सी, बाकी सारे आलोचक नहीं है, बाकी सारी विशेषताएं प्रदर्शित कर रहे हैं। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहते हैं, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहते हैं मतलब एक से अधिक जो बुद्धि का सिद्धांत है उसे पेपर पेंसिल परीक्षण में सहायक नहीं होता है। प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, या बुद्धि कई प्रकार की होती है। यही विकल्प बिल्कुल सही है फ्रेंड, यही विकल्प बिल्कुल सही है कि हॉवर्ड गार्डनर ने बुद्धि का एकाधिक या बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने बुद्धि के विभिन्न स्वरूपों पर चर्चा की है। उनका कहना है कि बुद्धि एकाकी न होकर बहुकारकी होती है, जिसमें ये लगभग 9 प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं, जिसमें भाषाई बुद्धि, गणितीय बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के बारे में चर्चा करते हैं। इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीखने के मूल्यांकन और सीखने के लिए आकलन, जी हाँ, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के आकलन दोनों का उपयोग कर सकती हैं। तो दोनों का उपयोग फ्रेंड हम कहाँ कर सकते हैं? तो फ्रेंड बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए हम सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, बच्चों के प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है, बच्चों की प्रतिभाशालिता निम्नलिखित में से किसके कारण हो सकती है? सफल माता पिता के कारण, एक अनुशासित दिनचर्या के कारण। विकल्प नंबर सी यह है इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यह बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको डिफाइन कर रहा है कि आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण एक बालक सर्वाधिक प्रतिभाशाली हो सकता है। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे साथियों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। बहुत बढ़िया फ्रेंड, बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आपके आंसर बिल्कुल सही आते हैं तो लगता है कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रही है, सही दिशा निर्देश चल रही है। बस क्या है कि आपको कंटिन्यूटी की ज़रूरत है, आपको प्रयास की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो निरंतर ई लर्निंग विद दुर्गेश के प्लेटफॉर्म से आपको दिया जा रहा है। तो विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे, और इससे अधिक यदि आप फिर से भी और प्रैक्टिस करना चाहते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करने की इच्छा है, तो आप ई लर्निंग विद दुर्गेश का जो है ऐप इंस्टॉल करेंगे। वहाँ समस्त कोर्सेज के आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, वहाँ से आप सारे प्रैक्टिस को मतलब आप परचेज करके या जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उनको लेकर जो है आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। तो ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप जरूर इंस्टॉल करेंगे, सभी साथी इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि वहाँ आपके लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो निश्चित तौर पर आप सभी लोग ऐप को जरूर इंस्टॉल करिएगा, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको बाई कॉस्ट या परचेज करके आपको मिल जाएंगी। तो आप निश्चित तौर पर ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करिएगा। आगे, सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा का माहौल की आवश्यकता होती है। तो भैया जो बच्चा सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आता हो, उसके लिए कक्षा का जो माहौल होना चाहिए वह उसके संस्कृति और भाषाई ज्ञान के अनुरूप होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए जहाँ पर उनके कल्चर को महत्व दिया जा सके, साथ ही साथ उनकी भाषा को भी प्राथमिकता दी जाए। इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी हतोत्साहित ये सब सारे नेगेटिव कमेंट है। उनकी क्षमताओं के आधार पर ये भी बांटना क्या है, यह बिल्कुल निगेटिव है। उनसे अच्छा व्यवहार करना, उनकी क्या है, यह भी उन्हें हीन भावना दिखाएगा कि मुझे हीन भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किस पर? आंसर कमेंट करें फ्रेंड, आंसर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। या फ्रेंड कह रहे हैं सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों पर आधारित है। इसलिए विकल्प नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 30 जितने भी लोगों ने कमेंट किया है सभी के जवाब निश्चित तौर पर बिल्कुल सही हैं। आगे, अति संवेदनशील
बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, नहीं की बात कर रहे हैं तो नहीं मतलब नेगेटिव कमेंट। उनसे दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन, तो भैया किसी प्रकार के शारीरिक जो गतिविधि है उसका संबंध है अति संवेदनशील बच्चों को सिखाने में नहीं होता है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए द राइट आंसर। एक कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। आगे अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो अलग अलग पैटर्न अलग अलग सोच जो उन बच्चों की पहचान करता है जो सृजनात्मक होते हैं। भाई सृजनात्मक बच्चों की जो सोच होती है वह बिल्कुल अलग होती है। प्रत्येक बच्चे का जो जो अगर बच्चा सृजनात्मक है उसका प्रत्येक समस्या समाधान के दौरान उसका जो सोच होगा वह बिल्कुल यूनिक होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो अलग अलग सोच वाले जो पैटर्न होते हैं वह सृजनात्मक बच्चों की पहचान के लिए होते हैं। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं करता है। तो नहीं करता है फ्रेंड, तो नहीं की बात हो रही है, तो ध्यान से देखिएगा। अभिसरण, जी हाँ फ्रेंड, अभिसरण वाले जो प्रश्न होते हैं, अभिसरण उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं उन वो क्या करते हैं, समस्या समाधान में जो हल करने का तरीके हैं उसका वर्णन नहीं करते। बाकी सारे जो हमारे ऑप्शन हैं ये वर्णन करते हैं, लेकिन जो नहीं करता हुआ है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। और बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे फ्रेंड। निश्चित तौर पर अगर एक बार में प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दो बार प्रश्न को पढ़िएगा और ऑप्शन को ध्यान से केयरफुली पढ़िएगा। आप थोड़ा सा इसकी जो है पॉजिटिविटी को ध्यान में रखिएगा कि कुछ निगेटिव टैग वर्ड मैंने आपको बताए हैं, बहुत सारे वर्ड मैंने आपको बताए हैं तो जो आपकी सहायता कर सकते हैं पेपर को हल करने में। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित कर रहा है या वर्णन कर रहा है। आई होप इसके जवाब सभी साथियों के बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार कई सेटों में एक साथ एक जैसा ही पूछा गया है। कोई भी फेरबदल, कोई भी इसमें जो है परिवर्तन नहीं हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि तुरंत सभी साथी कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर कमेंट करना प्रारंभ कर दें। जी हाँ, बहुत बढ़िया आंसर आने प्रारंभ भी हो चुके हैं, मैं देख पा रहा हूँ। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। कुछ लोग के आंसर गलत भी आ रहे हैं, कुछ साथी अभी भी कंफ्यूज हैं। बाकी सारे लोगों के आंसर बिल्कुल सही हैं कि आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल सही है फ्रेंड, बिल्कुल सही है कि जहाँ बच्चों के विचारों को प्राथमिकता दी जाएगी वह शिक्षक की सबसे अच्छी भूमिका होगी। तो विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। कक्षा समृद्ध शिक्षा को कौन सा परिभाषित करती है, बताइए फ्रेंड। जी हाँ, समृद्ध कक्षा की बात हो रही है तो समृद्ध कक्षा एक ऐसी कक्षा होगी जहाँ पर क्या है कि बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। जैसे क्या है कि बाल साहित्य हो जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किया जाए, मतलब बच्चों के हित को जहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा उसे ही एक हम समृद्ध कक्षा के तौर पर प्रोत्साहित कर सकते हैं। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा पाठ्य पुस्तकों की भूमिका को सबसे अच्छा तरीके से या सबसे अच्छे तरीके से वर्णन कर रहा है। ए, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बी, वे संसाधन रहित संदर्भों में सबसे अधिक या सबसे आवश्यक अधिगम के संसाधन को बनाते हैं। सी, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ को सामग्री में से एक हैं। या वे राज्य के अधिगम एकरूपता को बनाए रखते हैं। बताएं फ्रेंड इसका सही जवाब क्या है, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या होगा। जी हाँ, बात हो रही है पाठ्य पुस्तकों की भूमिका के बारे में। पाठ्य पुस्तकों की भूमिका के बारे में बात हो रही है फ्रेंड, कौन सा विकल्प इसको सबसे अच्छे से परिभाषित कर रहा है। जी हाँ, तो इनमें हम वरीयता देते हैं कि वे कक्षा के उपलब्ध संसाधन और संदर्भ में सामग्री में से, कहने का मतलब फ्रेंड कि उनका संबंध कक्षा में प्रयुक्त होने वाले टीएलएम में से हो, वह इससे इतर न हो। ऐसी वस्तु हों जिनका संदर्भ किसी न किसी विषय वस्तु के टीएलएम के रूप में प्रयोग किया जाता है। विकल्प नंबर सी इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आप मान के लिए फ्रेंड 1 से 2 प्रश्न आपसे हर वर्ष परीक्षा में पूछे गए हैं। तो एनसीएफ 2005 हर सेट में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो एनसीएफ 2005 अपनी समझ से रचनावाद की प्राप्ति की है, संज्ञानात्मक सिद्धांत की, मानवतावाद की या व्यवहारवाद की। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। आप सभी को पता है कि एनसीएफ 2005 अपनी समझ के अनुसार रचनावाद की प्राप्ति करता है। विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। यह बिल्कुल फैक्ट बात है। विकल्प नंबर ए इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब है।
कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे सभी उपस्थित या नियमित हों, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछते हैं। बिल्कुल सही बात है। तभी प्रेरित समझा जाएगा जब बच्चे बोलते हों। कहने का मतलब फ्रेंड कि बच्चे जब कक्षा में बोलेंगे तभी उन्हें हम कक्षा से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, तब से कक्षा से जुड़ा हुआ समझेंगे, अन्यथा हम कक्षा को बिल्कुल निष्क्रिय या नीरस समझेंगे। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरीके की मदद करता है? किस तरीके की मदद करता है? शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उन्हें पाठ रट कर, देखिए रट कर ये निगेटिव है, इसको तुरंत काट देंगे, अपनी शिक्षा को विनियमित या मॉनिटरिंग करने में, चुप्पी साधे रहने के लिए। बताइए भैया, अधिगम वातावरण किस लिए महत्वपूर्ण होता है? आंसर कमेंट करेंगे। मैं चाहूँगा सभी साथी जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करेंगे, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब है, देखिए भैया, अधिगम वातावरण, अनुशासन की बात हो रही है तो अनुशासन का मतलब होता है कि नियम कानून से। तो नियम कानून की बात हो रही है फ्रेंड विकल्प नंबर 3 में, कि जहां अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने की बात कही जाती है। विकल्प नंबर 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, किसके अलावा निम्नलिखित कारणों में से खेल युवा बच्चों के विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है? मतलब किसके अलावा जो खेल होता है वह सबसे बेहतर तरीका होता है एक बच्चों के जो है विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में। तो यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसको छोड़कर बाकी सारे जो ऑप्शन हैं वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? यहाँ बहुत ही गंभीर रूप से सोचने की बात हो रही है फ्रेंड। ए, क्या आप इसी तरीके की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल करते हैं? देखिए फ्रेंड, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर सोचने के अलग अलग पहलुओं की बात की जाए, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से सोचने की बात की जाए, भिन्न भिन्न प्रकार से विचार करने की बात की जाए, तर्क करने की बात की जाए, चिंतन करने की बात की जाए, तो वह विकल्प को हमें वरीयता देनी चाहिए और जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? देखिए, नहीं है, ध्यान से आप समझेंगे, नहीं की बात कर रहा है। नहीं है का तात्पर्य है, देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि स्तर यह है भैया, यह धीमे या खराब या बुद्धिमान, तो यही ऑप्शन नहीं फ्रेंड। सतत या व्यापक मूल्यांकन सभी प्रकार के बच्चों के लिए मूल्यांकन आधारित है, इसलिए धीमे या खराब बच्चों के लिए हम इसको चिन्हित नहीं करेंगे, इसलिए विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बी द राइट आंसर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। तो बी कमेंट जिन्होंने किया है उन सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। तो ये था फ्रेंड आज का आपका क्लास। आई होप आप लोगों ने हमसे जुड़कर निरंतर अपने आंसर कमेंट किए, और वीडियो को समाप्त करने से पहले आप सभी लोग अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने स्कोर भी कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपने गलत अटेम्प्ट किए। और प्रैक्टिस के लिए निरंतर रूप से जुड़े रहिएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ। प्ले स्टोर पर जाकर निश्चित तौर पर ऐप को इंस्टॉल करिएगा और अपने प्रैक्टिस को और भी बेहतर बनाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। अगर किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस महत्वपूर्ण होता है। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।